Dear students, from today we are doing the detail of the syllabus chapter wise. Our first chapter is parts of speech. Here 4 to 5 questions are asked on parts of speech. What is the importance of parts of speech in English grammar? Okay, every language is divided into parts for the convenience of the learners or for the convenience of the students. English is also divided into parts. These parts are called the parts of speech. But these parts of speech are the main constituents of sentences and clauses. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वाक्य रचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो देखिए बिफोर डूइंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which must be discussed. The first is the sentence. What is a sentence? How many kinds of sentences are there according to their functions? And what are the main, what are the elements or constituents of a sentence? कि हमें ये देखना है वाक्य क्या है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और वाक्य के तत्व क्या क्या है, मतलब वाक्य किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज ए कंप्लीट सेंस। जैसे मान्या इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, माथुर वर्क्स सिंसियरली, ही प्लेज फुटबॉल, आई एम ए रिटायर्ड प्रिंसिपल, माई फ्रेंड इज एन ऑनेस्ट मैन। तो ये सारे के सारे वाक्य। तो ये देखिए ये हमने आपके सामने दे दिया है। जैसे इंडिया इज अ ग्रेट नेशन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अलास द पुअर मैन इज डेड। ऑल दीज आर कंप्लीट सेंटेंसेस। तो देखिए एक सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which conveys a complete meaning. According to functions, there are 4 kinds of sentences. The first is assertive or declarative, कि जिसमें हम किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, उस वाक्य को हम assertive या declarative सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में उसको साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक है कि ही गोज टू स्कूल डेली एंड ही डज नॉट ड्रिंक, ये नकारात्मक है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव माने प्रश्नवाचक वाक्य। एक क्वेश्चन इज ए सेंटेंस इन विच ए क्वेश्चन और सम इंफॉर्मेशन इज आस्क्ड। ये प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है जिसमें कोई सूचना मांगी जाती है या कुछ पूछा जाता है। तो interrogative sentences are of 2 kinds, WH question and yes no question. WH questions begin with one of the 9 question words. These words are what, which, when, where, who, whose, whom, why and how. इसमें 8 तो WH से शुरू होते हैं, हाउ एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो H से शुरू होता है। WH क्वेश्चन रिक्वायर ए कंप्लीट आंसर, कि इनका उत्तर आप हाँ नाम में नहीं दे सकते, आपको पूरा उत्तर देना पड़ता है। जैसे वेयर डिड यू पुट माई बुक्स, आंसर होगा ऑन द टेबल या आई पुट योर बुक्स ऑन द टेबल। इसमें आप यस नो नहीं कह सकते। देन अनदर important kind of interrogative question is the yes no question. Yes no question are those questions which begin with auxiliary or helping verb. Say, are you busy today? Did you break the table yesterday? Will you have a cup of tea? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य यस नो क्वेश्चन कहलाते हैं। ये सहायक क्रियाओं से शुरू होते हैं। Why are they called yes no question? Because they can be answered in yes or no only.
कि इनका उत्तर केवल आप यस में नो या नो में दे सकते हो, आपको पूरा उत्तर देने की ज़रूरत नहीं। जैसे आर यू मैरिड, यस, नो, दो ही तो उत्तर होंगे, यस होगा या नो। डिड यू गो टू अजमेर यस्टरडे, आप कहोगे यस या नो। तो दे आर क्वेश्चंस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज imperative questions. देखिए, imperative questions are those questions in which there is an order, advice, suggestion, request, etc. जैसे get out, don't make a noise, you should work hard. These are imperative questions. Imperative questions generally begin with the main verb. मेन वर्ब से शुरू होते हैं, और जो नेगेटिव इंटेरोगेट इम्पेरेटिव होते हैं वो डू नॉट। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन, जिसको हिंदी में एक्सक्लेमेटरी जो क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। तो देखिए, दीज क्वेश्चंस एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशंस, ये हमारी भावनाओं को या तीव्र भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इनमें हम इंटरजेक्शंस का प्रयोग करते हैं, जैसे वाट ए, अलास, ओ, हुर्रा। ये जैसे अलास द पुअर मैन इज डेड, इसमें दुख प्रकट किया गया। हुर्रा वी हैव वन द मैच, इसमें प्रसन्नता या खुशी प्रकट की गई है। ठीक है ना। तो ये व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, इसमें सरप्राइज, आश्चर्य प्रकट किया गया। तो एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस विच एक्सप्रेस आवर फीलिंग। अब ये देखिए, जैसे ये जो क्वेश्चंस हैं टाइप्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस या एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस की वाक्य के तत्व। वाक्य के तत्व क्या होते हैं? एलिमेंट्स एक्चुअली आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए सेंटेंस और ए कंप्लीट क्लोज। कि किसी भी क्लोज या किसी भी वाक्य के ये तत्व होते हैं, और इनसे मिलकर देयर आर 5 एलिमेंट्स और कॉन्सिक्वेंट ऑफ ए सेंटेंस, आउट ऑफ विच 2 आर एसेंशियल एलिमेंट्स। कि 2 ऐसे एलिमेंट है कि जिनके बिना आपका वाक्य या आपकी क्लोज बनेगी नहीं। तो देखिए, लेट अस हैव ए लुक एट दीज एलिमेंट्स और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेंटेंस। ये है पहले सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, ऑब्जेक्ट कर्म, वर्ब या प्रेडिकेटर क्रिया, एंड कॉम्प्लीमेंट माने पूरक, और एडवर्ब जिसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो ये तत्व है। किसी भी वाक्य में अधिकतम ये 5 तत्व हो सकते हैं, परंतु सब्जेक्ट एंड वर्ब दे आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। कि सब्जेक्ट और वर्ब के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता। जैसे बर्ड्स फ्लाई, ये छोटे से छोटा वाक्य है, इसमें बर्ड सब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब है। तो इसका पैटर्न होगा एस प्लस वी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ये इसका छोटे से छोटा जो है ना, ये इसका पैटर्न है। दूसरा है वाटर फ्लोज। तो वाटर फ्लोज में वाटर क्या है? ये सब्जेक्ट है, फ्लोज वर्ब है। अब हमारा जो नेक्स्ट है ना, एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस, इस एलिमेंट्स के बाद हम करेंगे द डिटेल डिस्कशन ऑफ दीज पार्ट्स। क्यों? देखिए, ये सब जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है, you must have a basic knowledge of the elements of a sentence. Then only you will be able to learn English grammar and other topics properly. कि मित्रों, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वाक्य की रचना कैसे होती है, वाक्य के कॉन्स्टिट्यूएंट या एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और उनकी क्या स्थिति होती है वाक्य में, उनकी क्या पोजीशन होती है। तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन इसका ज्ञान होना जरूरी है। हमारा पहला है सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट इज ए वर्ड और वर्ड्स अबाउट इट समथिंग इज सेड इन ए सेंटेंस। कि सब्जेक्ट कर्ता वह शब्द या वे शब्द होते हैं
जिनके बारे में कुछ कहा जाता है। एंड इन एन असर्टिव सेंटेंस, कि सकारात्मक वाक्य में द सब्जेक्ट ऑक्यूपाइज द फ्रंट पोजीशन, एक सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट या कर्ता सबसे पहले होता है। जैसे शिविन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हम किसके बारे में कह रहे हैं इंटेलिजेंट? शिविन के बारे में। शिविन करता है और शिविन की इस वाक्य में पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन, और फ्रंट पोजीशन ये सबसे पहले आया है। ठीक है ना? तो अब देखिए, अब क्या है, एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसके साथ क्रिया घटित होती है। जैसे हम ये कहे कि रमेश किल्ड ए स्नेक, तो रमेश तो करता है, करने वाला है, कार्य जिसने किया हो वो है, और मारने की क्रिया किसके साथ घटित हुई? स्नेक के। द एक्शन ऑफ किलिंग हैज बीन डन विद द स्नेक, देयरफॉर द स्नेक इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ये देखिए, आप कहें सर ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? दो ट्रांजिटिव वर्ब दे मस्ट टेक एन ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, इसको हिंदी में सकारात्मक क्रिया कहते हैं। सकारात्मक माने जिस क्रिया में कर्म लगता है। जैसे रमेश ने मारा, तो ये वाक्य अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए हमें क्या और किसको इसका उत्तर देना पड़ेगा। क्या मारा? सांप मारा। तो क्रिया घटित किसके साथ हुई? सांप के साथ। तो रमेश किल्ड ए स्नेक, इट्स ए कंप्लीट सेंटेंस। रमेश इज द सब्जेक्ट, doer of the action, and the action has been done with the snake, therefore the snake is the object of this question. So the transitive verbs, they must take an object to give a complete meaning of the sentence, कि जो सकर्मक क्रिया है ना, वो उसके साथ में ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे ही रोट, यार क्या लिखा? ही रोट ए लेटर, ही रोट ए नॉवल। तो ये जो ही है ये तो सब्जेक्ट है। रोट ए लेटर में ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट रह गया, वो है वर्ब। वर्ब माने क्रिया। वर्ब इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए सेंटेंस और ए क्लोज, कि किसी भी उपवाक्य या वाक्य जो है ना, उसकी जान है, उसकी आत्मा है, उसका एक अभिन्न अंग है वर्ब क्रिया। तो व्हाट इज ए वर्ब? ए वर्ब is a word which tells us about action. जो एक्शन वर्ब होते हैं ना, उनमें तो क्रिया किसी कार्य का होना या करना बताती है। जैसे किल, किल में एक्शन होता है। ईट, इसमें एक्शन होता है। रन में होता है एक्शन। तो ये एक्शन वर्ब है। एक होते हैं नॉन एक्शन वर्ब, जिनमें कोई एक्शन नहीं होता। तो नॉन एक्शन वर्ब दो बातें बताते हैं। एक तो बताते हैं वो एग्जिस्टेंस, जिसको हिंदी में अस्तित्व कहते हैं, और एक बताते हैं स्टेट, माने अवस्था का बोध कराते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई एम ओल्ड, तो यहाँ वर्ब है एम। ये एम बता रहा है स्थिति, कि मैं बूढ़ा हूँ, जवान नहीं। ही इज इंटेलिजेंट, ये उसकी क्वालिटी बता रहे। तो जो नॉन एक्शन वर्ब है वो बताते हैं क्वालिटी, स्टेट एंड एग्जिस्टेंस। आप कहेंगे सर एग्जिस्टेंस बताओ, एग्जाम्पल दो। एग्जिस्टेंस है कि जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, या जयपुर इज इन राजस्थान, ये जयपुर की स्थिति, अस्तित्व उसका बता रहे। ठीक है? और हम कहते हैं दिस इज ए टीवी या टेलीविजन, तो इसका अस्तित्व टेलीविजन के रूप में है। तो ये है वर्ब। अब नेक्स्ट फोर्थ एलिमेंट है कॉम्प्लीमेंट। देखिए, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक। तो पूरक और कॉम्प्लीमेंट का अर्थ है विच कंप्लीट्स समथिंग। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो किसी वाक्य को पूरा करता है। हम कहते हैं मुक्ता इज, वाक्य पूरा नहीं हुआ, इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा। तो मुक्ता इज ए डॉक्टर। ठीक है? शिविन इज, ये भी अधूरा है। शिविन इज इंटेलिजेंट, तो एक में तो हमने डॉक्टर लगाया, तो नाउन है। एक में हमने एडजेक्टिव लगाया इंटेलिजेंट,
ठीक है, ये एडजेक्टिव है। तो कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, समझ गए ना। और कई बार टू इन्फिनिटिव भी हो सकता है, जैसे ही इज टू गो, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट टू गो है। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है ना। प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, जैसे दी बुक्स आर ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल जो है ना, ये इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये इसको पूरा कर। तो ये देखिए कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रिफर्स टू द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है कर्ता पूरक, जो कर्ता के बारे में बताता है। जैसे मुक्ता इज ए डॉक्टर, तो ये डॉक्टर किसके बारे में कहा गया है? मुक्ता के बारे में, ये सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट को पूरा करता है। जैसे द बीजेपी इलेक्टेड मोदी, ये वाक्य पूरा नहीं है। बीजेपी ने मोदी को चुन लिया। आपको सर क्या चुन लिया? बाबू चुन लिया, टीचर चुन लिया, राष्ट्रपति चुन लिया, प्रधानमंत्री चुन लिया। तो आप कहेंगे दी बीजेपी इलेक्टेड मोदी पीएम या प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के लिए नहीं आया, मोदी के लिए आया। मोदी क्या ऑब्जेक्ट है ना, कि बीजेपी इलेक्टेड मोदी, इलेक्टेड के बाद आया ऑब्जेक्ट, तो ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ कि दी विलेजर्स इलेक्टेड माई अंकल, ये अधूरा वाक्य है, पूरा करेंगे। दी विलेजर्स इलेक्टेड माई अंकल, ये सरपंच, सरपंच चुन लिया ना। तो सरपंच यहाँ पर माई अंकल ऑब्जेक्ट के लिए आया है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, हमारा वर्ब हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। और मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देर आर टू काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है विच रिफर्स टू द सब्जेक्ट, कि जो कर्ता का उल्लेख करता है, कर्ता के बारे में कहता है, कि कर्ता को पूरा करने के लिए प्रयोग होता है। एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जो कर्म पूरक होता है, कर्म का उल्लेख करता है, ठीक है ना। तो ये देखिए हर क्रिया के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना, आमतौर पर जिन क्रियाओं के साथ लगता है, दे आर कॉल्ड लिंक वर्ब। मतलब द वर्ब्स विच टेक एन ए कॉम्प्लीमेंट आर कॉल्ड लिंक वर्ब। और अंग्रेजी में बहुत सारे लिंक वर्ब नहीं है। मेन लिंक वर्ब है बी, बी की फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग एंड बी। बिकम, जैसे ही बिकेम ए क्लार्क, तो ये बिकम भी लिंक वर्ब है। अपीयर, सीम, लुक, ये भी है। जैसे इस द हाउस सीम्स ब्यूटीफुल, मकान सुंदर दिखाई दे रहे। ही लुक्स एंग्री, ये भी। तो ये मेन लिंक वर्ब क्या है? बी, बिकम, सीम, लुक, अपीयर, फील, ग्रो, कंसीडर वगैरह। ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में आता है कंसीडर, लेकिन ये लिंक वर्ब नहीं है, ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो लिंक वर्ब क्या है? बी, बिकम, अपीयर, फील, ग्रो, लुक और सी। ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आमतौर पर होते हैं नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज। या तो नाउन फ्रेज होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या वो होगा एडजेक्टिव फ्रेज होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम आपको बता ही चुके हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। जैसे आई कंसीडर हिम ऑनेस्ट, तो यहाँ ऑनेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ये एक एडजेक्टिव है ना, ठीक है। एंड वी इलेक्टेड माथुर अवर कैप्टन, तो यहाँ पर जो है ना अवर कैप्टन, ये नाउन फ्रेज है। ये माथुर को, जो ऑब्जेक्ट है उसको कम पूरा करता है, ठीक है ना। तो ये देखिए जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है
उसमें भी बहुत सारी क्रियाएं जो नहीं होती। जो क्रियाएं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है वो अंग्रेजी में मुश्किल से 15 है, और उनमें से मेन है इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, नॉमिनेट, अपॉइंट, कॉल, मेक, फाइंड, कंसीडर एटसेट्रा। तो ये क्या है, कर्म को पूरा करते हैं, कर्म का उल्लेख करते हैं, इसलिए इनको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब हिंदी में आप समझने की कोशिश कीजिए कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। कि आमतौर पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाम होता है या पद होता है ना, या गुण अवगुण को व्यक्त करते हैं। जैसे शी नेम्ड हर सन, अब ये वाक्य अधूरा है, उसने अपने लड़के का नाम रख दिया। तो आप पूछोगे भाई क्या रखा, और हम कह रहे हैं शी नेम्ड हर सन सार्थक। तो ये सार्थक क्या नाम है, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और वी कॉल गांधी बापू, हम गांधी को बापू कहते हैं, तो वी कॉल गांधी अधूरा है, बापू इसका पूरक हो गया। बापू किसके लिए आया, गांधी के लिए, जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और बापू यहाँ पर पद है, यहाँ पर नाम नहीं है, ये पद है। अब देखिए, ये तो बता ही दिया आपको कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इनके बाद में लगता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसके बाद आप नेक्स्ट आइए आगे। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, एडवर्ब। ये लास्ट हमारा एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस है। तो व्हाट इज एन एडवर्ब? इन हिंदी वी कॉल एडवर्ब क्रिया विशेषण। हिंदी में हम इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, लाइक एडजेक्टिव, an adverb is a qualifying word, but there is a difference between an adjective and an adverb. क्या डिफरेंस है कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन। ये एडजेक्टिव केवल संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे हम कहते हैं गांधी वाज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या है, गांधी की विशेषता बता रहा है, जो नाउन है। लेकिन एडवर्ब जो है ना, 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। एन एडजेक्ट क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एनदर एडवर्ब। कि पता है क्या है, सबसे ज़्यादा तो ये वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे ही रन्स फास्ट, फास्ट रन्स की विशेषता बता रहा है। रन्स एक वर्ब है, इसलिए फास्ट इज क्वालिफाइंग ए वर्ब। एंड ही रन्स वेरी फास्ट, इसमें वेरी क्या है, फास्ट की विशेषता बता रहा है। फास्ट एडवर्ब है, तो वेरी एडवर्ब दूसरे की विशेषता बताता है। एंड दिस ट्रेन इज वेरी फास्ट, यहाँ फास्ट एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है, तो वेरी यहाँ एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। इसलिए क्रिया विशेषण वो एडवर्बियल भी कहते हैं। ये वे शब्द होते हैं जो समय, स्थान, साधन और तरीके का बोध कराते हैं। इनका जो वाक्य में प्रयोग होता है दैट इज ऑप्शन। देखिए, एडवर्ब एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, एडवर्ब लगाना ज़रूरी नहीं है। एडवर्ब तो क्या है कि दे प्रोवाइड या दे गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज एटसेट्रा। ये एडवर्ब तो वाक्य में अतिरिक्त सूचना देने का काम करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग ऐच्छिक है। जैसे माथुर वाज चोजन कैप्टन, ये वाक्य पूरा है। माथुर को कैप्टन चुन लिया। अब कोई कहे सर कब चुन लिया, तो मैं कहूँगा माथुर वाज चोजन कैप्टन लास्ट मंथ। तो ये लास्ट मंथ एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज है, ये समय के बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहा है। जैसे और देखिए, आई रोट 2 बुक्स, ये कंप्लीट सेंटेंस है, मैंने 2 पुस्तकें लिखी। आप कहो सर टाइम बताओ, तो मैं कहूँगा आई रोट 2 बुक्स लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल है,
और ये समय के बारे में अतिरिक्त सूचना देती। अब ये देखिए, ये एक बात क्लियर हो गई। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि एन एडवर्ब इज एन ऑप्शनल एलिमेंट इन ए क्लोज और सेंटेंस। कि किसी भी क्लोज या सेंटेंस में जो एडवर्ब होता है ना भाई, वो पता है क्या होता है, तो वो ऑप्शनल ऐच्छिक होता है। लेकिन कई बार जो एडवर्बियल फ्रेज लगाना जरूरी होता है, उसके बिना वाक्य बनेगा नहीं। तो यदि एडवर्बियल फ्रेज किसी वाक्य में ज़रूरी हो तो हम उसको एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे माई पेरेंट्स लिव, ये वाक्य अधूरा है कि मेरे माता पिता रहते हैं। रेजिडेंशियल मीनिंग तो रहना है, जिंदा है ये तो नहीं है, तो बायोलॉजिकल मीनिंग है। तो आप कहोगे भाई कहाँ रहते हैं, बताना पड़ेगा, कैसे रहते हैं ये बताना पड़ेगा। तो हम कहेंगे माई पेरेंट्स लिव इन द विलेज। तो इन द विलेज है तो एडवर्बियल फ्रेज, लेकिन ये लगाना ज़रूरी है, इसलिए इसको दोस्तों एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं।